तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमको जानना जरूरी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में होते हैं, तो उसको मैं क्या करता हूँ, इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल कॉमन मैन पर समझ सके ऐसी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हम एनपीए के बारे में पढ़ रहे थे, तो आप सब लोगों में एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या है बेसिकली। तो इतना तो आपको पता है, वो कोई भी बैंक का क्या काम होता है। बैंक के दो ही काम होते हैं मेजर। एक तो एक कॉमन मैन, एक या कोई भी हो सकता है, इससे डिपॉजिट लेना। आप हम जाते हैं बैंक में, अकाउंट खुलाते हैं और पैसा जमा करते हैं, और इस जमा पैसे को लोन देता है ये, जिसको भी लोन की आवश्यकता होती है। बिजनेसमैन भी हो सकता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट लोन हो सकते हैं, छोटे रिटेल लोन हो सकते हैं, कोई बाइक के लिए, कोई कार के लिए, या और कोई एजुकेशन लोन, कई प्रकार के लोन होते हैं। तो ऐसे ही बैंक का काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करके लोन देना। अब देखो, ऐसे ही एक होता है कंसेप्ट बैलेंस शीट का, आप समझ लो। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दोस्तों कुछ भी नहीं होता। जैसे कोई पर्सन है या कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, जैसे रिलायंस है, तो इसका पास कुछ तो संपत्ति होगी, कुछ तो भी तो ये मालिक होगा, और कुछ इसके उधारी होगी। तो ये उधारी का और जो संपत्ति का, इसका रिकॉर्ड रखता है। तो दोस्तों, इसमें दो एडिंग होते हैं, दो पार्ट होते हैं इसके। एक तो असेट। असेट कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति का जो असेट होता है, इसका मालिक होता है, उसका ओनर होता है, उसको असेट कहते हैं। जैसे मेरे पास कोई कार है तो मैं उसका, वो मेरे लिए असेट है। मेरे पास कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, कोई जमीन है, कुछ भी है, तो सब मेरे लिए क्या, असेट है। ठीक है, यहां से मुझे कुछ पैसा कमा के मिलता है। एक होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इसको कहते हैं उधारी को। मैंने किसी से कुछ पैसा उधार ले रखा था, बोरो कर रखे, तो वो बोरोइंग लिखी जाएगी लाइबिलिटी वाले हिस्से में। ऐसे बैंक है, बैंक है, तो बैंक के पास ये डिपॉजिट हो रहा है पैसा। तो बैंक का एक तरह से मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं, तो बैंक तो एक तरह से मुझसे उधार ले रहा है। तो जो डिपॉजिट आ रहा है बैंक में, ये बैंक के लिए क्या होगा, ये बैंक के लिए लाइबिलिटी होगा। ठीक है, बैंक ने किसी को लोन दिया, तो ये लोन दिया, बैंक इसका मालिक है, ये वापस आएगा इंटरेस्ट के साथ में, तो इसको, ये बैंक के लिए क्या, असेट है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बैंक जो लोन दे रहा है, जो बैंक के लिए असेट है, वो वापस नहीं आ पाते। माल्या टाइप भी तो होते हैं ना लोग, विजय माल्या, ऐसे पैसा खा जाते हैं बैंक के। तो जो पैसा डूब जाता है ना, बेसिकली इसी को क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भाई, जो बैंक का लोन दिया है, उसका उद्देश्य क्या था कि लोन के साथ प्रिंसिपल जो अमाउंट है, उसके साथ में ब्याज भी वापस आएगा। लेकिन अगर ये असेट है, जो असेट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, इसी को क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं। परफॉर्म करना चाहिए था, इसको इंटरेस्ट से वापस आना चाहिए था, तो इसको एनपीए कहते हैं। अरे सिंपल सी भाषा में, बैंक ने जितना लोन दिया उसमें से कुछ पैसा वापस नहीं लौट के आता, कुछ लोग खा जाते हैं उसको बीच में, कुछ लोग खा जाते हैं, रिटर्न नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, ऐसा अमाउंट को एनपीए कहते हैं। ठीक है बात यहां तक। तो इस एनपीए की रिकवरी के लिए, अब एनपीए तो बन गया, ठीक है, ज्यादा एनपीए बैंक के लिए हानिकारक है। क्यों? अगर बैंकों का एनपीए बढ़ता जाएगा, इसका मतलब बैंक का पैसा डूब रहा है, और उसको डिपॉजिटर को तो पूरा पैसा वापस लौटाना है। तो फिर बैंक कैसे पैसे अरेंजमेंट करेगा? तो ऐसा एक दिन फिर बैंक क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इस एनपीए की रिकवरी के लिए कई सारे प्रयास किए गए थे, बीच बीच में कई सारे एफर्ट किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार करती है, इवन पार्लियामेंट से कानून पास कराती है, वो तो पार्लियामेंट भी करती है, और आरबीआई तो इसका रेगुलेटर होता ही है बैंकिंग सेक्टर का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कई सारे रूल रेगुलेशन बना के इसको एनपीए रिकवरी का प्रयास करता है। तो ऐसे कई सारे प्रयास हमने अब तक देख चुके थे। जो लेटेस्ट में हम देखेंगे दोस्तों, वो है बेड बैंक। बेड बैंक काफी चर्चाओं में रहा पिछले 2-3 साल से। बेड बैंक काफी चर्चाओं में था। जब इसकी स्थापना नहीं की गई थी भारत में, तो बहुत ज्यादा मांग की गई थी कि भाई कि भारत में क्या एनपीए बहुत बढ़ रहा है, बैंकों का एनपीए क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस एनपीए बढ़े हुए को कंट्रोल करने के लिए देश में क्या करना चाहिए, एक बेड बैंक स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे अमेरिका में भी स्थापित किया गया था, यूएस में, कई सारे देशों में बेड बैंक बन चुके थे। तो वहां जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया बेड बैंक का, वो सक्सेसफुल रहा, और वहां की बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या हुआ, इससे काफी हद तक जो एनपीए थे वो कंट्रोल करने में मदद मिली। तो दोस्तों, आज हम इस बेड बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कि इसका नाम बेड बैंक है, तो क्या ये बेड है क्या, इसमें कुछ बेड वाली बात है क्या? नहीं, बेड होती तो सरकार इसको बनाती क्यों? कुछ ना कुछ तो अच्छा है, बेड नहीं है, बेड तो इसका नाम है केवल। और वो भी भारत में इसको बेड बैंक नहीं कहा गया, इसको जनरल कह देते हैं बेड बैंक, लेकिन बेड बैंक इसका नाम नहीं है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, किस लिए लेके आया, और इसके क्या क्या फीचर है, और कैसे ये काम करेगा, फीचर क्या क्या है इसके, और कैसे हाउ इट विल वर्क, ये कैसे काम करेगा, इस सब के बारे में हम जानेंगे।
तो दोस्तों शुरू करते हैं बेड बैंक के बारे में। देखो भारत में क्या था, 2014-15 के बाद में से ही एनपीए की काफी ज्यादा समस्या बढ़ गई थी, एनपीए काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसके कई सारे रीजन थे, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये मानो कि मोटा मोटी एनपीए बढ़ गया था काफी ज्यादा। तो पहले से काफी टाइम से ये भारत में डिमांड थी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक बेड बैंक बनाना चाहिए। ऐसे बेड बैंक अमेरिका में, इनमें कई सारे जगह बने जो सक्सेसफुल रहे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक बेड बैंक बनाना चाहिए ताकि ये एनपीए प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। तो अब ये बेड बैंक है क्या, एनपीए प्रॉब्लम समाप्त, तो बेड बैंक है क्या? तो बेसिकली ये क्या करता है, ये ए बैंक है, ये बी बैंक है, जितने भी बैंकिंग सेक्टर के बैंक है इन सबका सपोज करो एनपीए है। तो ऐसा सबका जो एनपीए एक तरह से क्या है, बेड लोन तो है, जो लोन दिया था वो बेड हो गया। तो इन सबका जो बेड लोन है ना, इसको ये परचेज कर लेता है, परचेज कर लेता है और फिर इसको क्या करता है, इसका सॉर्ट आउट करता है। कैसे करता है वो हम देखेंगे, लेकिन ये सारे जितने भी बैंकों के एनपीए उसको खरीद लेता है और फिर अपने इस तरह से इसको रेजोल्यूशन या जो भी इसको लगता है उसका प्रयास करता है इसका समाधान का। लेकिन बैंकों को तो अपना पैसा मिल जाता है, क्योंकि ये बैंकों का जो बेड असेट है उसको परचेज कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको बेड बैंक कहते हैं। इसमें बेड वाली कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। तो इसको क्यों लेके आया, देखो क्या है ना, ये बैंक है, इसने लोन दिया, इसका लोन कुछ एनपीए हो गया, बी बैंक ने भी लोन दिया, इसका एनपीए एक्सपर्ट हो गया, सी लोन ने भी दिया, एनपीए हो गया। अब ये सारा बैंक का बल किस पे, इस एनपीए की रिकवरी पे, एनपीए की रिकवरी पे। अब जो बाकी बिजनेस है बैंकिंग का, जो इनका डे टू डे का बिजनेस है, जैसे डिपॉजिट लेना और नया लोन देना, इस सबको फिर क्या सा होगा, इससे इंपैक्ट डलेगा। और ये जो बैंक है ना दोस्तों, ये एक्सपर्ट भी नहीं है, ये एनपीए रिकवरी में कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होते। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई एक काम करो, एक अलग से बेड बैंक बना दो। क्या करो, अलग से बेड बैंक बना दो जो ये लोन रिकवरी में क्या हो, एक्सपर्ट हो। और ये सब, और ये क्या करेगा, ये सब जितने भी एनपीए सबको परचेज कर लेगा, ताकि ये बैंक क्या हो जाए, बैंक एनपीए के झंझट से फ्री हो जाए। बैंक फिर अपना जो और बिजनेस है, जो रेगुलर बिजनेस है डे टू डे का, वो कर सके, ताकि बैंकों को इससे बोझ खत्म हो जाए। ये बेड बैंक का उद्देश्य होता है। तो ऐसा ही उद्देश्य के तहत भारत में क्या हुआ, जो बजट 2021-22 आया था, आप सब जानते हो बजट आता है हर साल, निर्मला सीतारमन जी लेके आती है, आजकल फाइनेंस मिनिस्टर वही है। तो बजट 2021-22 में ये अनाउंस किया गया कि क्या करेगी कि भारत सरकार एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये बेड बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, बेड बैंक तो ये फैंसी नाम है, आम जनता की भाषा में ऐसा इसको ऐसा बोल देते हैं, लेकिन बेड बैंक कोई टेक्निकल शब्द नहीं है, इन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने कहा कि एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एक असेट मैनेजमेंट कंपनी, ये डुअल स्ट्रक्चर होगी बेड बैंक की, एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी, एआरसी एएमसी की स्थापना की जाएगी। अब देखो दोस्तों, मैंने बताया जो बेड बैंक में काम करता है वही काम बेसिकली क्या करता था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती थी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये बेड बैंक भी क्या है, बेसिकली एक एआरसी है। एआरसी के बारे में मैंने पहले बताया था आपको। सपोज करो ये गांव में कोई ए व्यक्ति है, इसने बी को लोन दिया, उधार दे दे, दोस्त था, जानकार था, पैसा 1 लाख रुपए का, लेकिन अभी लौटा नहीं रहा। तो गांव में कई सारे दादा होते हैं, दादा नहीं होते क्या, जो ये लोन खरीद लेते हैं, दादा बाहुबली टाइप के। तो ये सी था ये दादा, ये क्या करेगा, इससे 60,000 रुपए में ये लोन खरीद लेगा कि ठीक है तो मुझे बेच दे, बाकी मैं जानू बी जाने। अब ये बी जाने, इससे जाने, बी इससे कैसे रिकवर करता है, लड़ाई करता है, हाथ पैर तोड़ता है, जो इसकी समस्या है। तो ऐसे ही भारत सरकार में, भारत देश में एआरसी कंपनियां होती है जो बैंकों से लाइसेंस लेके ऐसा काम किया करती थी। मतलब आरबीआई ने इसको लाइसेंस दिया था, जो बैंकों से ये एनपीए परचेज करके उसको निपटारा करती थी। लेकिन दोस्तों मैंने बताया था भारत में जो एआरसी मॉडल था ना, वो सफल नहीं रहा, एआरसी मॉडल सफल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी थी, ये कैपिटल की कमी थी। भाई इतने बड़े मात्रा में एनपीए खरीदने के लिए खुद इनको एआरसी के पास पैसा तो होना चाहिए ना, लेकिन इनके पास पैसे की कमी थी। तो इसलिए फिर ये विचार है कि भाई गवर्नमेंट खोले, खुद सरकारी बेड बैंक क्यों ना खोल दिया जाए, ताकि ये एआरसी का टेंशन ही नहीं रहे। तो इसलिए बजट 2021-22 में घोषणा की गई कि एक एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एएमसी करके एक बेड बैंक खोला जाएगा, जो क्या करेगा, जो जितने भी बैंकों के एनपीए हो रहे हैं उसको परचेज कर लेगा। और ये दोस्तों केवल 500 करोड़ से अबव के लोन लेगा। जो बेड बैंक का इन्होंने अनाउंस किया था ना, वो बेसिकली 500 करोड़ से जो बड़े एनपीए हो रखे, छोटे मोटे पर ध्यान नहीं देना, जो 500 करोड़ से ऊपर के एनपीए अकाउंट हैं उनको यह बैंकों से परचेज करेगा। और जो बाद में इसकी फॉर्मेट आया, इसको नाम दिया गया, ये बेड बैंक की डुअल स्ट्रक्चर थी, एक तो एआरसी होगी, एक एएमसी होगी। तो इसकी डुअल स्ट्रक्चर थी, एक तो बना एनएआरसीएल, नेशनल
असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, ये ARC का काम करेगी बेसिकली। अब देखो इसमें गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, गवर्नमेंट के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन सब ने मिलकर इसको NARCL को बनाया था। एक बनाया इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, IDRCL, IDRCL करके दो कंपनियां बनाए, डुअल स्ट्रक्चर बनाए बेसिकली बेड बैंक का, NARCL और IDRL। अब ये काम कैसे करेगा, एक मिनट के लिए थोड़ा समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बैंक था ए, इसके कई सारे NPA थे अकाउंट, तो 500 करोड़ से अबव का अकाउंट, 500 करोड़ से जो ज्यादा के लोन के NPA अकाउंट है ना, उसी को ये पकड़ेगा। ये बी का भी होगा, ठीक है। तो 500 करोड़ से ऊपर के जितने भी अकाउंट है ना, वो ये काम देखेगा बेड बैंक का। बेड बैंक में मैंने बताया दो संस्थाएं थी, NARCL, एक IDRCL, ठीक है। तो ये NARCL क्या करेगा, इस बेड बैंक से ये जो 500 करोड़ के अकाउंट का NPA है, इसको एक्वायर करेगा, परचेज कर लेगा। अब कितने में करेगा, देखो आप जानते हो NPA तो डूबा हुआ पैसा है, पूरी राशि में तो NARCL लेगा नहीं, तो ये आपस में क्या करेंगे, डील करेंगे कि भाई ठीक है 500 करोड़ तो नहीं, 300 करोड़ में दे दो मुझे आज, ठीक है। 300 करोड़ में सपोज करो NARCL ने खरीद लिया, बाकी उसका बैंक का लॉस रहेगा। अब ये क्या करेगा, जितना जो एग्री राशि होती ना, उसका 50% तो कैश देगा। क्या करेगा, कैश दे देगा कि ठीक है 300 का 45 करोड़ तो कैश ले लो, बाकी की जो 85% अमाउंट है ना, उसका एक कागज का टुकड़ा दे देगा लिख के, जिसको कहेंगे सिक्योरिटी रिसिप्ट। सिक्योरिटी रिसिप्ट भाई ये हाथों हाथ 300 करोड़ पे नहीं दे सकता, क्यों, इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसके NARCL के पास भी इतने पैसे थोड़े हैं कि इतने सारे बैंकों से 500 करोड़ के ऊपर के अकाउंट खरीद लेगा, सबको कैश बांटता फिरेगा। ये क्या करेगा, अब इसको जो NPA अकाउंट किया, एक्वायर किया, इसकी संपत्ति को बेचेगा और फिर पैसा आएगा तो उससे ऊपर वापस पेमेंट कर देगा। तो 15% तो कैश दे दिया इसने हाथों हाथ, सेम डे इधर कॉन्टेक्ट हुआ कि 300 करोड़ में मैंने बेच दिया अकाउंट, ठीक है 50% कैश ले लो, और 85% क्या करो, ये कागज का टुकड़ा ले लो। मैं इस पर लिख के दे रहा हूं कि बाकी जो 255 करोड़ रुपए है उसका ये SR ले लो, और जब मेरा पास पैसा आ जाएगा तब मैं आपको ये दे दूंगा, ठीक है बात यहां तक। तो NARCL ने इसको एक्वायर कर लिया, अब ये ट्रांसफर कर देगा NARCL इसको IDCR को, जो ये NPA अकाउंट आया ना भाई, NPA अकाउंट के साथ में उसकी सारी प्रॉपर्टी आएगी, सारा जो प्लांट वगैरह सब एसेट वगैरह सब आ जाएंगे, ट्रांसफर आएगा। अब ये इसको क्या करेगा, इसको ये सॉर्ट आउट करेगा, ये इसको बेचने का प्रयास करेगा, कैसा भी करेगा, जो भी इसका होगा ये वो काम सब कौन करेगा, IDRCL करेगा, सब उसको बेच दिया, ठीक है बेच दिया। अब बेच दिया, पैसे आए तो इसने इसको बैंक को चुका दिया। लेकिन दिक्कत कब आएगी, दिक्कत दोस्तों तब आएगी जैसा कि ये था अकाउंट 500 करोड़ था, ये बैंक का NPA अकाउंट था, ये इसने NARCL ने 300 करोड़ में खरीद लिया, ठीक है। अब इसको 15% तो कैश दे दिया 45 करोड़, बाकी 85% की क्या अमाउंट की क्या दी, SR दी कि जब इसका NPA अकाउंट का निपटारा हो जाएगा तब हम आपको दे देंगे। अब ये इसको ये ट्रांसफर कर दिया किसको, IDRCL को। अब सब लोग IDRCL ने NPA अकाउंट को बेचना चाहा, जो ये कंपनी थी उसको बेच दिया, लेकिन पैसे कितने आए, 200 करोड़ ही आए। अब यहां तो इसको देने कितने हैं, यहां तो इसको 245 तो पहले दे दिए, 255 बाद में दे दिया, बाद में देना था। तो अब इसके पास 200 करोड़ रुपए आए, टोटल 300 करोड़ के, तो ये इसको कैसे चुकाएगा। तो यहां गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो SR जारी किया ना सिक्योरिटी, इस पर गारंटी दे देती है। क्या करती है, गारंटी दे देती है कि अगर सपोज करो बेड बैंक से बेचने के बाद IDCR 200 करोड़ ही आए, तो अब इसको क्या हो रहा है, एक तरह से NARCL को 100 करोड़ का घाटा हो रहा है, तो इसको कैसे लौटाएगा। तो ये जो बचा 100 करोड़ का अमाउंट है ना, ये गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि भाई अगर SR सिक्योरिटी रिसीप्ट पे उतना पैसा लौट के नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, बाकी हमसे ले लो। ऐसे गवर्नमेंट लगभग 30,000 करोड़ तक की गारंटी दे रही है, अनलिमिटेड नहीं, ऐसा तो फिर चलता रहेगा। अपर लिमिट बांध दी कि भाई हम 30,000 करोड़ रुपए तक क्या करेंगे, सिक्योरिटी रिसीप्ट की गारंटी देंगे, मतलब 30,000 करोड़ तक हमसे ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं लेंगे, फिर लॉस हो तो तुम्हारा तुम जानो। तो ये था दोस्तों बेड बैंक का कंसेप्ट। एक बार हम इसको डिटेल में देखेंगे। बजट 2021-22 में इसका अनाउंसमेंट किया गया। एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी, ARC AMC डुअल स्ट्रक्चर है बेसिकली बैंक का। एक संस्था एक ही है, लेकिन इसके क्या डुअल मॉडल है, डुअल स्ट्रक्चर है। इंडिया में क्या हुआ, आप सब जानते हो, NPA क्राइसिस हो रखी थी, इससे निपटने के लिए क्या किया गया, बेड बैंक को लेके आया गया। तो बेड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या था, बेड बैंक का ऑब्जेक्टिव था NPA से लड़ना। अदर कंट्री में ये सफल रहा था, अमेरिका में 1988 में स्थापना की थी, फिनलैंड में, इंडोनेशिया में और कई सारे देशों में बेड बैंक स्थापित किया गया था जो सफल रहा था।
इसके दोस्तों प्रोमोटर हैं ज्यादातर, जितने सब बैंक है ना, बैंक उन्होंने मिलकर ये बनाया था। कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, इन्होंने मिलकर इसको बनाया था। 51% पैसा तो कौन लगा रहा था इसके, जब कंपनी बनाएंगे कोई बेड बैंक तो इसका ऑफिस ही खुलेगा, कर्मचारी भी लगेंगे, तो सबकी तनख्वाह के लिए शुरुआत में कुछ पैसा चाहिए ना, तो 51% तो देगा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक, और 49% कौन देगा, प्राइवेट सेक्टर के बैंक देगा पैसा। इसके बाद बेड बैंक की डुअल स्ट्रक्चर बनाई। सबसे पहले एक संस्था बनी NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बेसिकली अगर आपसे पूछो बेड बैंक का किसको कहेंगे, तो बेसिकली मेन सबसे मेन यही है NARCL, इसी को बेड बैंक कहा जाता है NARCL को। ये क्या करेगा, बैंकों से बेड एसेट को एक्वायर करेगी, खरीदेगी। दूसरी संस्था बनी IDRCL, ये जो NARCL ने खरीदा ना एसेट, उससे इसको ट्रांसफर कर देगा। अब इसको ये मैनेज करेगा, एसेट को सेल करेगा और पैसा इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यहां तक NPA सेल वगैरह का काम ये IDRCL करेगी। प्रारंभ में केवल 500 करोड़ से ऊपर के लोन को ही ये बेड बैंक परचेज करेगा, और ऐसा उम्मीद माना जा रहा है कि भाई 2 लाख करोड़ तक के NPA का निपटारा कर देगा। ये जितने भी बैंकों के NPA है ना, उसमें से 2 लाख करोड़ तक के NPA ये खरीद लेगा, ऐसा ये माना जा रहा है। प्रारंभ में 500 करोड़ से ऊपर के लोन ही बेड बैंक खरीदेगा। 2 लाख करोड़ तक के लगभग संभावना है कि ये खरीद लेगा। अब NRC जितने भी एग्रीड वैल्यू पर सहमत होता है, उसका 15% तो केस में देता है, और 85% की क्या देगा, रिसिप्ट देगा, सिक्योरिटी रिसिप्ट, SR कागज का टुकड़ा दे देगा भाई, उसको लिखिए कि बाकी पैसे हम इतने दिन बाद देंगे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, मान लो ये SR में पैसा कम आया, बेचा इसने, IDRCL ने पैसा कमाया, तो इसको क्या करेगी, गवर्नमेंट गारंटी दे देगी भाई कम आएगा तो बाकी जो अंतर का भरपाई हम करेंगे, 30,600 करोड़ तक करेंगे। पर ऐसा नहीं फिर अनलिमिटेड आप हमारे माथे थोप दो, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ने अपनी अपर लिमिट बांध दी भाई, इससे ज्यादा हम खर्च नहीं करेंगे। अब बेड बैंक के लाभ क्या है, तो लाभ तो सबको पता है, भारत में हो रही है NPA क्राइसिस बैंकों की। तो अगर बैंकों का जो ये बेड बैंक NPA खरीद लेगा, तो एक तो क्या होगा, जो NPA क्राइसिस खत्म होगी, NPA क्राइसिस क्या हो जाएगी, बैंकों की खत्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा, बैंक फ्री हो जाएंगे। अब बैंक क्या हो गए, NPA के टेंशन से फ्री हो गए, नॉर्मल लैंडिंग वापस से जो अपना नॉर्मल बिजनेस है उसकी तरफ लौट जाएंगे, नया लोन दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा, देश में बैंकिंग गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा, क्रेडिट को बढ़ावा मिलेगा, तो उससे GDP में ग्रोथ होगी। तो ये तो उसका उद्देश्य था, तो हम सबको पता है कि भाई NPA से लड़ने के लिए बेड बैंक लेके आए। तो पॉजिटिव में दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव क्या दिक्कत है, नेगेटिव भाई इसके बेड बैंक की कई लोग आलोचना कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी आलोचना करी रघुराम राजन जी को आप जानते होंगे, RBI के पूर्व गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे। तो इन्होंने इसको क्या करी, क्रिटिसाइज किया है बेड बैंक को कि बेड बैंक बनाना ठीक नहीं है। बेड बैंक क्या करेगा, एक मोरल हैजार्ड खत्म कर देगा, मोरल हैजार्ड पैदा करेगा। अब कैसे करेगा मैं बताऊं, समझ करो, ये बैंक है, बैंक का देखो ये NPA हो गया। अब इसको बैंक को अच्छे से पता है क्या कि ये NPA तो कौन खरीद लेगा, ये बेड बैंक NARCL खरीद लेगा, तो मैं रिकवरी का प्रयास क्यों करूं, तो बैंक क्या करेंगे, अब NPA के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे। लापरवाह होकर क्या करेंगे, लेंडिंग करेंगे, लापरवाह करके बैंक उधार देंगे कि अगर कोई बात नहीं NPA हो जाएगा तो NARCL बेटा है, वो उसका हो जाने, हमको क्या करना है, तो हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, ये एक तरह से मोरल हैजार्ड पैदा हो जाएगा। अब जो बैंकर बैठे हैं वहां पर, वो केयरलेसली क्या करेंगे, लापरवाही पूर्ण से क्या करेंगे, लोन देंगे, तो फिर उससे क्या होगा, और ज्यादा NPA बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। ये बेसिकली रघुराम जी राजन का कहना था। आप देख सकते हैं, इट इनेबल बैंक टू कंटिन्यू रेकलेस लेंडिंग, लापरवाही तरीके से वो जो लेंडिंग कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, उसको और प्रमोशन मिलेगा विदाउट एनी कमिटमेंट टू रिड्यूस NPA। अब NPA को रिड्यूस करने का उनको टेंशन नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि वो काम तो बेड बैंक को पकड़ा दिया आपने, तो बैंक को टेंशन ही नहीं है कि भाई NPA को हमको कम करना है। फिर इसके बाद मुश्किल है कि बेड बैंक खरीद भी लेगा, तो बेड बैंक उसको क्या करेगा, क्या एसेट का, तो बेड बैंक से कई सारे बायर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अब फिर देखो NPA क्यों हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में NPA नहीं है, ये जो बैंक है ना, जितना भी NPA है ना सरकारी बैंकों में ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये लेंडिंग का यहाँ पे थोड़ा सा रेकलेस ही करते हैं, लापरवाही तरह से करते हैं, इनकी गवर्नेंस इतनी नहीं है, एम्प्लॉय का इतना सिस्टम ठीक नहीं है, गवर्नेंस जो प्रशासन में होता है ना, प्रशासनिक वो ढांचा सिस्टम ठीक नहीं है NPA करने का। तो आप कितना बेड बैंक बना लो, जब तक उसमें कोई संस्था में गवर्नेंस में रिफॉर्म नहीं होंगे, तब तक वापस क्या होगा, एक तरफ बेड बैंक खरीदेगा, फिर नया NPA तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर के बैंक है ना, जिनमें गवर्नेंस में रिफॉर्म करना चाहिए। जैसा कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, नेताजी ने फोन कर दिया तो उस पर लोन दे दिया, तो ये गवर्नमेंट को इंटरफेयर को कंट्रोल करना चाहिए, और कई सारे प्रशासनिक सुधार लागू करने चाहिए, जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट होता है वो लागू करनी चाहिए। तो ऐसे क्या करना चाहिए, बैंकों में रिफॉर्म करना चाहिए, ना कि बेड बैंक बनाना चाहिए। अगर बेड बैंक बना दोगे, रिफॉर्म नहीं करोगे, तो वापस क्या होगा, साल 2 साल बाद वापस से क्या हो जाएगा, NPA का संकट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था बेड बैंक,
आई होप आप सब लोग उसको अंडरस्टैंड कर दिए होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।